Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with our next topic which is momentum. So last video में हम लोग first law of motion पढ़ के आए हैं. So कायदे से हमें second law of motion पढ़ना चाहिए था, but second law of motion से पहले हमें ये momentum समझना ज़रूरी है. So before getting into the definitions and everything, पहले मैं यहाँ पे एक example से start करती हूँ ताकि आपको clear हो जाए momentum होता क्या है. So ये मेरे पास एक ग्लास वॉल है एंड अब मुझे करना है इसको ब्रेक. ठीक है, तो दो ऑप्शन आए. एक ही लड़की भाई कह रही मैं इतना बड़ा रॉक लेके आती हूँ एंड इससे ब्रेक करूंगी, और एक बंदा कह रहा है मेरे पास ये छोटा सा मार्बल है, मैं इससे ग्लास को ब्रेक करूंगी. सो पहली चीज देखने से ही हमें क्या पता चल रहा है, सेम फोर्स की अगर हम बात करें, सो अगर मैं इस रॉक को ऐसे स्लाइड करती हूँ, सो क्या ये ग्लास वॉल टूट सकता है? बिल्कुल टूट सकता है. वहीं अगर मैं इस मार्बल को ऐसे स्लाइड करूं, क्या वो जाके ग्लास वॉल को तोड़ पाएगा? नहीं, वो मैं सिर्फ जाके टक करके पीछे आ जाएगा. राइट. सो यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं कि ये मार्बल ब्रेक कर पाएगा और ये नहीं ब्रेक कर पाएगा? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? दोनों में मास का डिफरेंस है. तो यहाँ पे हमें समझ आ गया, चाहे हम सेम फोर्स से दोनों चीजें अगर भेजें, सो हम कह सकते हैं फोर्स हमारा डिपेंड करता है मास पे भी. ठीक है, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन मास. ठीक है, इसी तरीके से अब जिसके पास मार्बल था वो कह रहा है क्यों भाई मैं क्यों नहीं ग्लास ब्रेक कर सकता. अब वो अपने लिए एक आइडिया लेके आता है और वो कहता है मेरे पास है एक अब गन जिसमें मैं इस मार्बल को मैं लोड करके इसको शूट करके ग्लास पे मारूंगा तो ग्लास टूट जाएगा. दैट मेक सेंस. हो सकता है ये अगर थोड़ी सी दूर जाके मैं उस गन में ये मार्बल फिल करूं और बहुत जोर से हिट करे कि वो बहुत जोर से जाके जो हमारी ग्लास वॉल है उस पे जाके लगे, तो क्या ग्लास वॉल टूट जाएगी? चांसेस आर यस, टूट जाएगी. सो दैट मीन्स अब यहाँ पे मार्बल का मास तो उतना ही है. सो अब कैसे यहाँ पे ग्लास वॉल टूट रही है? डिफरेंस क्या आया? वेलोसिटी का, कि अब आपने उसको स्पीड से, हम कह सकते हैं वेलोसिटी के साथ फेंका गया है. सो वी कैन से ये जो फोर्स है दिस डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑल्सो. ठीक है, तो इस एग्जांपल से हमें पता चल गया कि एक तो मास है जो डिपेंड करता है और वेलोसिटी डिपेंड करती है, और यही दोनों चीजें अगर मैं मास एंड वेलोसिटी को साथ में ले लूं, सो मास इनटू वेलोसिटी, यही मेरा होता है मोमेंटम. सो इस एग्जांपल को लेने का बस यही मोटिव था कि मैं आपको समझा सकूं कि अगर आप इन दोनों चीजों को मिला दो तो वो हमारा मोमेंटम होता है. ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे. इतना क्लियर हो गया होगा आपको. सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. जब आप मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करते हो तो उसको हम बोलते हैं मोमेंटम. सो ये समझ में आ गया कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम. अब इसके बारे में थोड़ी सी चीजें और पढ़ लेते हैं. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? डायरेक्शन भी साथ होती है. ऑल्सो इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी. जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है. नेक्स्ट है डिनोटेड बाय पी. अच्छा, ये ध्यान रखने वाली चीज है, स्मॉल पी से हम इसको डिनोट करते हैं. आई नो मोमेंटम लग रहा होगा छोटा एम होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, बट पी है, स्मॉल पी से हम डिनोट करते हैं मोमेंटम. ठीक है, देन एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड. ये तो ऑब्वियस है यार, हमने देखा कि जो हमारा मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू एम इंटू वी, मतलब मास और वेलोसिटी. तो हमारा मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी, और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. सो यहां से हम आराम से कह सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आगे है हमारे पास P इक्वल्स टू mv. ये तो मैंने अभी लिखा है, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये हमने डेफिनेशन में भी देख लिया. सो यहां से आपको समझ आ गया मोमेंटम. अब आगे बढ़ते हैं. मोमेंटम ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अब अगर मैं आपको कह रही हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे है वो. सो अभी हम पढ़ के आए हैं कि मोमेंटम हमारा होता है मास इंटू वेलोसिटी. करेक्ट. सो मैं पूछ रही हूं मोमेंटम क्या होगा एक ऑब्जेक्ट का जो स्टेशनरी है ना. ऑब्वियसली चाहे वो स्टेशनरी हो उसका कुछ तो मास होगा, सो m तो होगा, लेकिन जब हम उसकी वेलोसिटी की बात करते हैं, सिंस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी. सो यहाँ पे अगर मैं जीरो पुट करती हूँ, सो मेरा मोमेंटम क्या आ जाएगा? m इंटू जीरो इज जीरो. सो दैट मीन्स अगर कोई जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम
जीरो होगा। सो एन ऑब्जेक्ट ऑन रेस्ट, उसका मोमेंटम हमेशा जीरो होगा। नाउ ये रीड कर लेते हैं, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा। सो we know that the velocity of an object can be changed by applying an unbalanced force to it। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की आप वेलोसिटी चेंज कर सकते हो। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो आप उसकी वेलोसिटी चेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग अ फोर्स, जो कि हम अपना लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ में पढ़ के आए हैं। ठीक है, कोई चीज अगर रेस्ट पे है तो आप उसको मोशन में ला सकते हो, कोई चीज मोशन में है तो आप उसको फोर्स लगा के रेस्ट पे ला सकते हो। सो यहाँ पे बोला गया कि वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं हम क्या करके, फोर्स अप्लाई करके। इसी तरह सिमिलरली द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज बाय अप्लाइंग एन अनबैलेंस्ड फोर्स। इसी तरीके से हम मोमेंटम भी चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी सॉरी मोमेंटम भी चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। सो सिंपल है, जब आप फोर्स अप्लाई करोगे वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले से ही हम कह सकते हैं कि उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। सो दैट मीन्स यहां से एक पॉइंट मिल गया कि मोमेंटम आप चेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है ना, अनबैलेंस क्यों मेंशन किया जाता है, क्योंकि हमने बैलेंस फोर्स में भी देखा कि फोर्स तो लगता है बट ऑब्जेक्ट पे कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हम साथ में अनबैलेंस्ड फोर्स लिख देते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आगे है हमारे पास द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको दूसरे सेशन में लेते हैं। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड व्हाट मोमेंटम इज, सो ये समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा, बट वी आर गोइंग टू टेक दिस इन द नेक्स्ट सेशन। अभी के लिए आई होप आपको मोमेंटम अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।